किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर कक्षा 7 की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, जो कि आज लास्ट चैप्टर है। सारे चैप्टर हो चुके हैं। आज का अंतिम एवं लास्ट चैप्टर है कक्षा 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। और अब आगे स्टार्ट होगी कक्षा 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी, यानी कक्षा 8 की स्टार्ट होगी और 7 की आज ख़त्म होने वाली है यहीं पर। तो हम क्लासेस इस पर आ रही हैं आप सभी के लिए। वर्ग 2 सी टेट एस टेट यूपी टेट जिसका भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए एनसीईआरटी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक लेवल होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा। जो भी है थ्योरी से पढ़ोगे तभी आप कोई एग्ज़ाम निकाल पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे और निकाल पाओगे। इसलिए क्लासेस आती हैं और प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाकर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सभी के लिए। तो आज का चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी तक कक्षा 7 की हिस्ट्री में थे और कक्षा 8 की में 19वीं शताब्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो आज की यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं अंडरलाइन करके रखा है कि ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सवड़ाम सवड़ाम पढ़ते जाओ, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, टाइम नहीं गवाएंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी, जो कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली, है ना। तो इसके बारे में बताया जाए तो 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो वो बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता थी ना, उसने भारत के बड़े बड़े भागों को यानी हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था 1765 तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से मानचित्र दिए गए हैं, मानचित्र के द्वारा भी उसमें है अवध, सिख, मालवा, मराठा और हैदराबाद, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये है मानचित्र, इसमें भी सिख, राजपूत हम पढ़ाएंगे अभी आगे, राजपूत के बारे में पढ़ाएंगे सभी इसके बारे में। तो चलो अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो 18वीं शताब्दी की ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू होगी। एक 18वीं शताब्दी की ऐसी अवधि थी कि जहां पर जो भारत में राजनीतिक परिस्थितियां चल रही थी अपेक्षाकृत, मतलब छोटे समय अंतराल में, वो बड़ी तेजी से बदलना शुरू हो गया अचानक से। तो ये हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब हुई, जैसे ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, इसलिए कुछ भी क्वेश्चन उठा लेते हैं वो लोग, समरी के आधार पर भी उठा लेते हैं। जैसे आपको समरी ज़्यादा आने लगी है पेपर में आजकल, तो समरी ऐसे ही वो बता देते 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और फिर उसने 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा, ऐसे पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कहाँ आपको प्रॉब्लम है, आप आराम से कर ले जाओगे। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और फिर उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ना है हमें आगे। तो इसमें दिया गया है कि जो मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति थी, उसमें क्या हुआ। ऐसा अनेक कारणों से हुआ, जैसे कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता भी समाप्त होने लगी और मनसबदार होते ना, जो दारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन भी हो गया। और सूबेदार के रूप में नियुक्ति अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में क्या हुआ, देखते हैं कि उनमें क्षेत्रों में उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। और क्या हुआ उसके आगे, कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए कारों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सहन बनाने में
कोशिशें की, मतलब अच्छी स्थिति बनाने की कोशिश हर कोई करता है, कैसे भी करे, किसी के विरुद्ध लड़के करे या अपने लिए करे। तो इसलिए ये चल रहा था यहाँ पर। फिर अतीत में विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती भी दे दी। अतीत में जब विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी, फिर उसके बाद चुनौती के परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग स्थितियां मजबूत करने में लगा दिया। और जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक संस्था प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने इस बदलाव को रोक ना सके थे वो, क्योंकि जब इतना मुगल के खिलाफ विद्रोही उठ जाएंगे तो फिर शक्ति के साथ लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से वो नहीं रोक पाया है वो युद्ध इस पर। तो अब इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इस आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईरान के शासक ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि शासक नादिर शाह ने कौन सी सन में दिल्ली पर आक्रमण किया, ऐसे पूछते, या फिर ऐसे पूछते कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया। कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से दिमाग में रखिए कि शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा और उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण भी किया और लूटपाट मचाई। इतना हाहाकार मचा लिया था नादिर शाह ने पहले, फिर अफगान के शासक अहमद शाह ने भी। तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ वो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन पिच्छुकों ने किया था। तो उसमें 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के ले गए वो, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें भी ले गए वो, जिनमें से कुछ तो ईरानी बेशकीमती भी थी और उनमें से सब कुछ इतना मुकाबला नहीं कर सके वो, वे इतनी चीज़ें ले जा चुके थे। और इसमें जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी वो उठा कर ले गए। कौन? हमारे नादिर शाह, हमारे क्या को भी तो दूसरे ही थे। तो नादिर शाह का 1779 का एक चित्र इस प्रकार से मिला है, ये रहा नादिर शाह का, इस प्रकार से एक चित्र मिला उनका जो आप देख सकते हो। फिर ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। कौन? ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। जो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता ने उससे और भी कमजोर बना डाला। तो ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। कौन कौन? ईरानी और तुरानी। कौन सी? ईरानी और तुरानी, तुर्क मुल्क की, है ना। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह ने इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई तब जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुख सियर 1713 से 1719 और अलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। 2 अन्य बादशाहों, कौन से? अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, है ना। शाह आलम द्वितीय ने उनके अभिजातों को अंधा कर दिया। और एक तस्वीर को देख लो, अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए कौन? फर्रुख सियर। अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए कौन है? फर्रुख सियर, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों से बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्परी समूह में बांटा गया जा सकता है। जैसे कि जो 18वीं शताब्दी के राज्य हैं उनको मोटे तौर पर तीन परस्पर व्यायी समूह में बांटा जा सकता है। वो 3 कौन से हैं? अवध, बंगाल और हैदराबाद। कौन से हैं? अवध, बंगाल और हैदराबाद। जो राज्य पहले मुगल प्रांत थे, कौन थे? पहले ये राज्य मुगल प्रांत थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद,
है ना। जैसे कि हमने मैप में देखा भी है, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों जो कि पहले के प्रांत भी थे। देखते हैं ऊपर, हमने इसमें देखा भी है, सबसे ऊपर ही देख लिया था हमने और बताया भी था आप सभी को कि ये है हैदराबाद, ये रहा हमारा अवध, हैदराबाद एवं कौन, बंगाल। इस प्रकार से हमने देखे थे, मैप में दिए गए हैं। और मैप जिसको नहीं आता अच्छे से मैप सीख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाती है, तो उसके अनुसार आप लोकेशन वाइज किसी भी जिला, राज्य से कुछ भी पता कर पाओगे, किसको कहाँ उपाधि मिली थी, कौन कहाँ का है, ऐसे। तो आपको एक दिमाग में बैठा रहता, कभी भी क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आपको समझ आ जाता कि जैसे कोई भी नदी है तो वो वहाँ से निकली, तो कहाँ से निकली, तो हम देख लेते राज्य उत्तर प्रदेश के उस जिले से निकली है, तो हम लोकेशन वाइज से अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अब हम, तो आगे है राजपूतों की वतन जागीरी। जो राजपूतों की वतन जागीरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे एवं बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जैसे जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इस प्रकार से जैसे कि उदाहरण मिल ही गया, कैसे हाथ पांव मारना शुरू किए सबने, कि जैसे जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए आगे बढ़ने के लिए। तो इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी। अच्छे से सुनना कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह हैं, उनको गुजरात की सूबेदारी दे दी गई, और अंबर के सवाई राजा हैं जो सवाई राजा जय सिंह, उनको मालवा की सूबेदारी दे दी गई। फिर बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण किया मतलब। फिर है जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। किसने? जोधपुर राजघराना है जो, उसने नागौर को जीत लिया। फिर दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी भी दे दी। और 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कई राजपूत दरबारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के लिए केंद्र बने, और व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, चित्तौड़गढ़ का किला, ये रहा चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान की संरचना है, इनके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें चित्तौड़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी हुए जैसे कि। फिर है जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में थोड़ा सा यहाँ, कि 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के उनके पास विशाल सेना, मतलब आगरा में रहे वो 5 वर्ष, जैसे 12 वर्ष के लिए वो आगरा में सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के रहे। जो जयसिंह हैं पहले वो आगरा के लिए रहे कितने, 12 वर्ष, फिर रहे 5 या 6 वर्ष किसके लिए, मालवा के लिए सूबेदार। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला भी हुआ था। जैसे कि जयपुर में जंतर मंतर, ये रहा जयपुर में कौन है, जंतर मंतर है हमारा जयपुर में। और आज़ादी हासिल करने के लिए इस प्रकार के किले बनाए जाते थे। जयपुर में ऊपर जंतर मंतर हो गया, और मेहरगढ़ में कौन हो गया, जोधपुर में मेहरगढ़ है। जोधपुर में ये रहा हमारा कौन, मेहरगढ़ का किला ये रहा जोधपुर में, और जयपुर में जंतर मंतर का किला, और जोधपुर में मेहरगढ़ का। तो अम्बेर के जो शासक थे
सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर एवं उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जहाँ जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण भी हैं। एवं 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए और इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा मिला। जैसे कि आगे देखते हैं अपने गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह का मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। किसने? खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने बाबा गुरु और नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया उसको। फिर आगे है ये 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठन किया। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। जो जत्थों और मिसलों नाम है ये, इसकी संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। क्या? दल खालसा। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने आगे बढ़ते हैं। ये रही महाराजा रणजीत सिंह की तलवार, और ये रहे हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह, ये रहे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। और गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। वो तो देखा ही है कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उनके भाग्य में है, राज्य करेगा खालसा। यह अपने सुनिश्चित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट किया और खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की क्या घोषणा की। फिर आगे बढ़ते हैं हम। शिवाजी का एक चित्र दिया गया है, ये है शिवाजी। फिर आगे 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे एवं इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, है ना। शिवाजी का जन्म हुआ हमारे कब? 1630 में। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और जो मराठा राज्य की स्थापना की थी उन्होंने, उनकी माँ साहसी माँ जीजाजी बाई थी और उनकी माता जीजाजी बाई और दादा कोणदेव थे। इस प्रकार से उनका पूरा परिवार है। फिर है शिवाजी 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवार और देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए और इसके बाद शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार में के हाथ में नहीं रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। और आगे है जैसे कि वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रहार गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया करते थे। जो मराठा हमारे ये जो महाराजा है ना, वो गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया करते थे। जैसे बुक में एग्जाम में ये आ जाता है ज़्यादातर कौन से युद्ध कला का प्रयोग किया करते थे, तो ये गोरिल्ला कला का प्रयोग किया करते थे शिवाजी। फिर आगे है पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया और उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल
निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। और फिर है 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और उसमें 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और इस क्षेत्र पर चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। जैसे कि ये रहा चौथ, ये रहा स्वदेशमुखी। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चौथ होता था जमींदारों द्वारा वसूल जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनकी मराठा वसूलते थे। और स्वदेशमुखी होता था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा लेते थे। और 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तथा तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई, है ना। उनकी सेना इतने क्षेत्रों तक फैलती गई। फिर मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। जैसा कि अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने भी एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की, जिसके साथ 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों का विकास समृद्ध किया और उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होल करके आश्रम में फलता फूलता रहा। ये आगे समृद्ध को कोई हानि नहीं पहुंचाई, यानी समृद्ध किया। फिर है चंदेरी, यानी कार्य कर रहे मराठों द्वारा नियंत्रण इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। तो चंदेरी के क्षेत्र में कौन सा रेशमी बाजार लगते थे, यानी। तो फिर आगे है बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था और लेकिन अब अपने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण पूर्व में और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया था इसमें। फिर है जाट है। अपने राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की और अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थिति को क्षेत्र को अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते जाते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा, दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया और वस्तुतः अरसे के लिए ये आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। फिर आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जाट समृद्ध कृषक थे एवं सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे, जो कि 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए 15,000 सैनिक सिक्कों से लिए और इनके सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा भी। फिर आगे है जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था और वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया और पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था। दीग की इमारतें उन्हीं के रूपों में नमूनों पर बनाई गई थी, जैसे कि हम अध्याय 5 और 9 और 12 को देखें, यानी पढ़ चुके हैं। पहले का और बाद का पढ़ेंगे, इस प्रकार से दिया गया। ये है 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल, समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद बोलते हैं इसको। फिर है आगे हमारी यही क्लास ख़त्म होती है, बांग्ला गुंबद बोलते हैं।
और अब इसमें दिए गए हैं हमारे खालिस्तान जोड़ियाँ जो कि लगी हुई हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ और आप अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा, एक बार लगाइएगा, जिससे आपको खुद अनुभव होगा कि आप सही लगा रहे हैं। यानी तो इसमें तो लगे हैं वैसे ही। सूबेदार प्रांत सूबेदार कहलाते थे। फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर कहलाते थे। इजारादार एक राजस्व कृषक कहलाते थे। मिस्ल कहलाते थे सिख योद्धा का समूह। चौथ कहलाता था मराठों द्वारा लगाया गया कर। और कुणबी कहलाता था मराठा कृषक योद्धा। उमरा कहलाता था उच्च अभिजात। इस प्रकार से, और एक बार आप भी ट्राई करिएगा, आपको कैसे समझ आता। तो औरंगजेब ने एक दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब ने किसमें? दक्कन में लड़ी थी। इस प्रकार से बाकी के आप सब बताइएगा। और बहुत से क्वेश्चन होते हैं तो आप अपने हाथ से भी लगाइएगा कि आपने कितना पढ़ पाया है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर लगा पा रहे हैं या नहीं। तो डेली क्लासेस से आती कभी अभी थोड़ा गैप करके क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि आप सभी क्लासेस अच्छे से ले नहीं रहे हो, इसलिए डेली क्लासेस लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये आपके लिए, तो डेली लो। इसलिए डेली क्लास आप सभी लेने लगोगे डेली क्लासेस, और शेयर भी करने लगोगे। और सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू में मैंने नहीं बोला, अभी भी बोल दिया, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।